मेरी जहाँ भी शादी होती मेरा पति पहले ही रात मर जाता। अभी तक मेरी 3 शादियाँ हो चुकी थी। खानदान में मुझे सभी मनहूस कहते थे। बहुत ही मुश्किलों से मेरी एक जगह शादी हुई थी, लेकिन मेरी सास मेरे पति को मेरे पास ना आने देती। कहती थी कि मेरा बेटा मर जाएगा। मेरे सारे काम मेरा देवर ही करता था। तभी मैं पेट से हो गई और मेरी सास ने मुझ पर बदचलन का इल्ज़ाम लगा दिया। मेरी सास ने जब मेरा डीएनए टेस्ट करवाया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो बच्चा तो। आज मेरी शादी की पहली रात थी। उस रात के लिए हर लड़की के आंखों में बहुत ख्वाब और सपने होते हैं, जिनको अपनी आंखों में बसाकर वो मायके से ससुराल में कदम रखती है। वो चाहती है कि उनकी नई जिंदगी बहुत अच्छी होगी। मेरा पति और मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे होंगे। मेरा पति मेरी तारीफ करेगा कि तुम दुल्हन बनकर बहुत प्यारी लग रही हो और मुझे गिफ्ट देगा। हर लड़की अपने शादी के बाद यही उम्मीद रखती है, मगर मेरी बात और थी। मैं ये सब सोच ही नहीं सकती थी। मैं इस वक्त अपने पति के इंतज़ार में बैठी यही सोच रही थी कि मेरा पति बचेगा या नहीं। शायद मैं इस दुनिया की पहली लड़की थी जो अपनी शादी की पहली ही रात अपने पति के मरने के बारे में सोच रही थी, मगर मेरे साथ ये सब बीत चुका था। उसको देखते हुए ये सब सोचना ये अजीब नहीं था। मुझे बहुत खौफ महसूस हो रहा था। मैं बहुत डर रही थी कि कहीं हर बार की तरह इस बार भी विधवा होकर अपने घर वापस न चली जाऊं। मैं अपने पति की ज़िंदगी के लिए मिन्नतें करने लगी। अब की बार मेरे पति को कुछ ना हो। रात धीरे धीरे बीत रही थी और वो अभी तक कमरे में नहीं आए और मेरी जान सूली पर लटकी हुई थी। मैं यही सोच कर बहुत परेशान हो रही थी कि अब क्या होगा। बस यही सब सोचते सोचते ना जाने कब मेरी आंख लग गई, पता नहीं चला। सुबह जब मेरी आंख खुली तो सुबह के 10 बज रहे थे। मैंने हैरान होकर खुद को देखा तो मैं अभी भी रात वाले लहंगे और कपड़ों में ही थी। कमरे का दरवाज़ा भी यूं ही बंद था। हैरत की बात तो ये थी कि मुझे किसी ने जगाया भी नहीं था। इसका मतलब तो यही था कि मेरा पति रात को मेरे कमरे में नहीं आए। लेकिन क्यों? वो जिंदा भी है या नहीं? कहीं उसे भी कुछ हुआ तो नहीं? ये सोचते हुए मेरी जान निकलने लगी और मैं भागते हुए कमरे से बाहर गई कि मैं देख कर सकूं कि बाहर क्या हो रहा है। इस घर में शायद देर तक सोने का रिवाज था, क्योंकि सुबह के 10 बज रहे थे और बाहर सन्नाटा फैला हुआ था। हर कोई अपने कमरे में था। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि अपने पति के बारे में किससे पूछूं, किसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाऊं। इतने में मेरी सास किचन से निकलते हुए नजर आई। उनके हाथ में चाय की कप थी। शायद वो अपने लिए चाय बनाकर लाई थी। मुझे देखकर कहने लगी कि तुम अभी तक रात के कपड़ों में ही हो, तुमने कपड़े क्यों नहीं बदले? मैंने झिझक कर अपने पति का नाम लिया और उनके बारे में पूछा कि रोहित कहाँ है। मेरी बात सुनकर मेरी सास गुस्सा हो गई और कहने लगी कि खबरदार, अगर आज के बाद तुमने मेरे बेटे का नाम भी अपनी ज़ुबान पर लाई तो तुम्हें मेरे बेटे को अपने पति कहने का कोई हक नहीं है। यूँ समझो कि तुम उसकी बीवी हो ही नहीं। तुम जैसी मनहूस औरत को मैं अपना बेटा हरगिज़ नहीं सौंप सकती। मेरा बेटा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। तुम क्या चाहती हो कि मैं उसको तुम्हारे हवाले कर दूं ताकि वो मौत के मुंह में चला जाए? ये सुनकर मेरा दिल बहुत दुखी हुआ और मैं रोते हुए अपने कमरे में आ गई। मैंने तो अभी तक अपने पति को देखा भी नहीं था। सिर्फ शादी के वक्त ही रोहित को कुछ झलक देखी थी और मैं उनसे बहुत प्यार करने लगी थी। मैंने तो शादी के वक्त भी उनके लिए मिन्नतें मांगी थी, तो मैं कैसे उसके लिए कुछ बुरा सोच सकती थी? मैं रोने के बाद थोड़ा बोझ हल्का हो गया कि मैं सोचने लगी कि इसमें बुरा मानने और रोने वाली भी क्या बात है। मेरी सास भी अपनी जगह ठीक ही बोल रही हैं। उनकी जगह कोई और भी माँ होती तो यही कहती। मैं रोते हुए अपने गहने उतार ही रही थी कि तभी मेरे कमरे में कोई आया। मैंने चौंक कर देखा तो मेरी उम्र का एक नौजवान लड़का था, लेकिन वो मेरा पति नहीं था। वो मुझे देखकर नमस्ते करने लगा और बोला, भाभी मैं आपका देवर हूँ, मैं रोहित का छोटा भाई हूँ। अभी मैंने अपनी मम्मी को आपसे बात करते हुए सुना। मैं उनकी तरफ से माफ़ी मांगने आया हूँ। मम्मी को आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी और रोहित भाई को भी आपके साथ ऐसा नहीं करने चाहिए था। वो रात को मेरे कमरे में सोने गए थे और अभी तक मेरे कमरे में ही सोए पड़े हैं। असल की बात तो ये है कि वो मम्मी की सभी बातें मानते हैं। अपने देवर की बात सुनकर मुझे थोड़ा सुकून मिला कि चलो कोई तो है जो इस घर में मेरा हमदर्द है। अभी हम दोनों बात ही कर रहे थे कि बाहर से चीखने की आवाज़ आने लगी। कोई मेरे पति का नाम लेकर चीख रहा था कि रोहित को कुछ हो गया है। ये सुनकर मेरे हाथ पैर सुन पड़ गए। मैं दंग रह गई कि क्या फिर से मेरी किस्मत में मेरे साथ एक भयानक खेल खेलने वाली है। मेरा देवर जल्दी से भागकर बाहर गया। मैं सोचने लगी कि क्या अब चौथी बार विधवा होने वाली हूँ? क्या इस बार भी मेरी किस्मत की काली स्याही मुझे विधवा कर देगी? मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगा, पसीना छूटने लगा। मेरा
मन चाह रहा था कि बाहर जाकर देखूं आखिर क्या हुआ है, मगर मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं वहीं कमरे में अपने पति के लिए प्रार्थना करने लगी। मेरा नाम माधवी है। मैं एक खुशहाल घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। 4 भाइयों की इकलौती बहन थी और सबकी लाडली बहन होने के साथ साथ अपने माँ बाप के आंखों का तारा हूँ। मेरे पापा शहर के जाने माने बिजनेसमैन थे। मेरा बचपन बहुत अच्छा गुजरा था, जैसे कोई राजकुमारी। मेरी हर ख्वाहिश पूरी होती थी। मेरे पापा और भाई मुझ पर जान छिड़कते थे। मैं जो भी चीज़ मांगती थी, चाहे वो दुनिया के दूसरे कोने में ही क्यों ना मिलता हो, मेरे पापा मुझे ला कर देते थे। वो मुझे अपनी खुशकिस्मती की चाबी कहते थे। मेरे पापा कहते थे कि जब से पैदा हुई हूँ तब से उनके हालात ऐसे बदले जैसे कि शायद मेरी ही वजह से इतनी तरक्की मिली थी। पापा बताते थे कि तुम्हारे पैदा होने से पहले हमारी हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन तुम जैसे ही इस दुनिया में आई तो हमारे लिए सब कुछ आसान होता चला गया। इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा मानते थे और मेरे चारों भाई मुझे बहुत प्यार करते थे। लेकिन जो प्यार और लाड मेरे हिस्से में आया था, शायद ही किसी भाई के हिस्से आया हो। मेरे पापा जब भी कोई नया काम करते, उसका उद्घाटन मेरे ही हाथों से करवाते थे। किसी भी नए काम के लिए पापा मुझे ही आगे करते थे। इतना प्यार, इतनी इज्जत और मान सम्मान शायद ही किसी लड़की को मिलता हो। मैं बहुत खुशकिस्मत वाली थी जो मुझे ये सब मिलता था, लेकिन शायद मेरी किस्मत को मेरा इम्तिहान लेना था। भाइयों की शादी के बाद पापा ने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू किया। मैं पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की थी और सबसे बढ़कर अमीर बाप की बेटी, तो मेरे लिए रिश्ता मिलना मुश्किल नहीं था। पापा के एक दोस्त के बेटे के साथ मेरी शादी हो गई। मैं अपनी शादी के समय बहुत खुश थी और मुझे ऐसा लगता था कि मेरी ज़िंदगी आगे भी ऐसे ही गुजरेगी जैसे शादी से पहले था। लेकिन जो कुछ हुआ वो तो मेरी सोच से भी बिल्कुल अलग था। अचानक से मेरा नसीब बदल गया। शादी के बाद विदा होकर घर जा रहे थे कि तभी हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और मेरे पति की मौत हो गई। लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि मैं बच गई। सुहागन बनने से पहले ही मैं विधवा बन चुकी थी। शादी की पहली ही रात का टूटा सपना लिए अपने घर हमेशा हमेशा के लिए आ गई थी। ये दर्द इतना बड़ा था कि जिसने मेरे माँ बाप के कंधों को झुका दिया था और वो बहुत ही बूढ़े लगने लगे थे, क्योंकि जवान बेटी अगर घर वापस आ जाए तो माँ बाप समय से पहले ही बूढ़े हो जाते हैं। मेरा तो बहुत ही बुरा हाल था। मेरी ज़िंदगी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई थी। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला था, वरना ये गम ऐसा नहीं था कि मैं आसानी से संभल नहीं सकती थी। मेरी शादी को कुछ ही घंटे हुए थे और मेरा पति से कोई मोहब्बत का रिश्ता नहीं था, लेकिन था तो वो मेरा पति ही। और ये भी एक कड़वा सच था कि अब मैं विधवा हो चुकी हूँ। कुछ ही दिन गुजरे थे कि मेरी भाभियों का रवैया बदलने लगा। बड़ी भाभी मुझसे बात बात पर लड़ने और झगड़ने का मौका ढूंढती रहती। फिर वही हुआ जो भाभी चाहती थी, वो बड़े भाई को लेकर अलग हो गई। बड़ी भाभी को देखकर छोटी भाभी का भी वही हाल था। अब वो भी अलग होना चाहती थी और अलग भी हो गई। शायद मेरी भाभियों को ये अच्छा नहीं लगता था कि मेरे भाई मुझे दिलासा देते रहते थे। पापा ने फसाद से बचने के लिए सभी भाइयों को अलग अलग कर दिया ताकि कल को उनके मन में फूट ना पड़े। मैं अपने माँ बाप के साथ रहती थी। मेरे भाई मेरे पास आते थे और मेरा हालचाल पूछते थे, और ये बात कि मैं विधवा रहूं मेरे भाइयों को पसंद नहीं था। आखिर 1 साल बाद मेरे पापा ने मेरी दूसरी शादी का फैसला किया। इस बार भी लोगों को मेरे पहले शादी के बारे में मालूम था, लेकिन उनको कोई एतराज़ नहीं था। एक बार फिर से मैं दुल्हन बनी और अपने सपने सजाए हुए मायके से ससुराल गई। लेकिन मैं क्या जानती थी कि भगवान ने मेरी किस्मत में एक अभागिन लिख दी गई है, क्योंकि मेरी शादी की पहली ही रात मेरा दूसरा पति भी मर गया। वो मेरे कमरे में आने से पहले अपनी जान की बाजी हार चुका था। मुझे पता चला कि मेरे दूसरे पति को दिल का दौरा पड़ा था। अब मैं दूसरी बार भी विधवा हुई तो लोगों को बोलने का मौका मिल गया। लोग मुझे मनहूस औरत कहने लगे थे। यहाँ तक कि मेरे अपने ख़ानदान के लोगों ने भी मेरा दिल दुखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। सबको लगता था कि मेरी बदकिस्मती की वजह से ही मैं अपनी शादी की पहली रात ही विधवा हो जाती हूँ। लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर था? कौन चाहता है कि वो शादी की पहली रात ही विधवा हो जाए? मैं भी ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन लोगों ने मुझे ताने देने शुरू कर दिए। पापा ने अब की बार मेरी शादी एक गरीब परिवार में करा दी। वो लोग मेरे बारे में सब जानते थे, लेकिन मेरी दौलत के लालच में उन्होंने इस रिश्ते को मंजूर कर लिया। इस बार मेरे पापा ने किसी को भी पता नहीं चलने दिया कि मेरी शादी हो रही है। बस मेरे घर वाले ही मेरी शादी में मौजूद थे। मेरा पति मुझसे 10 साल बड़ा था और एक गरीब परिवार से था, लेकिन फिर भी मेरे पापा ने मेरी शादी उस आदमी से करा दी, क्योंकि वो मुझे सुहागन देखना चाहते थे और चाहते थे कि मेरा घर बस जाए।
मैं अंदर से बहुत ही डरी हुई थी कि ना जाने अब की बार क्या होगा। मैं ये नहीं मानती थी कि मैं मनहूस हूँ। मेरा ये ख्याल था कि हर इंसान की मौत उसके तय समय पर ही होती है। अब अगर मेरे पहले और दूसरे पति की जान की बाजी हार गए तो इसमें मेरे तकदीर का क्या कसूर। लेकिन जब मेरे साथ तीसरी बार भी यही हुआ तो मैं भी यही सोचने पर मजबूर हो गई कि लोग जो मेरे बारे में बोलते हैं सही ही बोलते हैं, क्योंकि मेरा तीसरा पति भी शादी की ही रात मर गया और मैं तीसरी बार विधवा हो चुकी थी। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग मुझे हमदर्दी दिखाने के बहाने मेरे जख्मों पर नमक छिड़क कर चले जाते। अब कोई भी रिश्तेदार हमारे घर नहीं आता था। यहाँ तक कि रिश्तेदारों ने हमें शादी ब्याह और किसी भी फंक्शन में बुलाना ही छोड़ दिया था। यहाँ तक कि मेरी भाभियाँ अपने बच्चों को मेरे पास भी नहीं आने देती थी। उनको लगता था कि मेरी बदकिस्मती उनके बच्चों को नुकसान न पहुंचा दे। मेरी तकलीफ़ों की वजह से मेरे पापा को 2 बार हार्ट अटैक आ चुका था और अब की बार मैं नहीं चाहती थी कि मैं उनको कोई तकलीफ़ दूं। अब की बार मैंने साफ साफ मना कर दिया था कि अब मैं शादी नहीं करूंगी। दिन यूं ही बीतने लगे। मैंने खुद को बहुत व्यस्त कर लिया। मैंने खुद को किताबों और पढ़ाइयों में लगा दिया। अब मैंने सोचा कि मैं आगे पढ़ाई करती हूँ जिससे किसी काबिल बन सकूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी से शादी शब्द को बाहर निकाल दिया था। लेकिन फिर एक दिन मेरे पापा ने मुझे अपने पास बुलाया और बोले, मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं तुम्हें अपने सामने ही विदा करना चाहता हूँ। तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है और उन लोगों को तुम्हारे बारे में सब पता है। मैंने भी उनको सारा सच बता दिया है। उनको कोई परेशानी नहीं है तो मैं तुम्हारी शादी वहीं कराना चाहता हूँ। मैंने ये सुनकर अपने पापा को साफ साफ मना कर दिया कि मुझे शादी नहीं करनी है। मैं अब फिर से वही सब नहीं देखना चाहती थी। लेकिन मेरे पापा ने मुझे अपनी कसम देकर मेरी शादी के लिए मना लिया था। मैं अपनी शादी के बाद अभी अपने ससुराल में हूँ और अपने कमरे में बैठी डर रही थी कि ना जाने मेरे पति का क्या हाल होगा, कि बाहर सब चीख चिल्ला रहे थे। मैं कमरे से बाहर जाने ही लगी कि इतने में मेरा देवर आया और बोला कि फिक्र की कोई बात नहीं है। असल में एक बच्चा था जिसका नाम भी रोहित है। उसने अभी अपने गले में कुछ फंसा लिया था, इसीलिए मम्मी डर कर चिल्लाने लगी थी कि रोहित को क्या हो गया। लेकिन अब वो बच्चा ठीक है। मैंने भगवान का शुक्रिया किया कि मेरा पति अब की बार ठीक है। मेरा देवर बहुत ही अच्छा इंसान था। वो मेरे सारे काम करता था और मेरे आगे पीछे घूमता रहता। वहीं मेरा पति मुझे देखता भी नहीं था। मैंने बहुत बार अपने पति से बात करने की कोशिश करती और जैसे ही मेरा पति मुझसे बात करने के लिए बढ़ता तो मेरी सास बीच में आ जाती और रोहित को वहाँ से भगा देती। मेरी सास तो मेरे देवर से भी मुझे बात करने से मना करती, लेकिन वो किसी की भी बात नहीं सुनता था। मेरी सास जब भी मुझे कुछ कहती तो मेरा देवर मेरी ढाल बनकर मेरे सामने खड़ा हो जाता था। लेकिन ये काम मेरे पति का था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि जब इन लोगों को मेरे साथ यही सब करना था तो इन लोगों ने मेरे लिए रिश्ता ही क्यों भेजा था। अब मुझे लगने लगा था कि शायद ये सब उस दौलत के लिए हुआ था जो मेरे बाप ने मेरे नाम पर कर रखा था। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि इनको लालच में आने की क्या ज़रूरत है। ये लोग तो खुद ही अच्छे खासे पैसे वाले हैं। मैं जितना सोचती उतना ही और उलझ जाती। फिर एक दिन मैं अपने मायके गई तो मैंने पापा से पूछा कि ये रिश्ता मेरे लिए कहाँ से आया था। तो पापा ने बताया कि उनके एक दोस्त ने बताया था। पापा ने बताया कि रोहित ने तुम्हें शायद कहीं देखा था, तब से तुम्हें पसंद करता है और रोहित ने ही तुम्हारे लिए ये रिश्ता भेजा था। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई थी। आखिर बात क्या है। मेरे पति रोहित ने तो मेरे लिए रिश्ता इसलिए भेजा था क्योंकि वो मुझे पसंद करता है। लेकिन शादी के बाद से अब तक मुझे कभी नहीं लगा कि ये उनकी पसंद की शादी है, यह तक कि वो मुझे देखना भी पसंद नहीं करता है। अब मुझे शक होने लगा कि वाकई में कोई तो बात ज़रूर है, नहीं तो कोई मुझसे शादी क्यों करना चाहेगा। मैंने अपने पति की हरकतों पर ध्यान रखना शुरू किया क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि क्या वजह हमारी शादी की। मैं इस घर में हूँ। एक दिन मैंने अपनी प्रॉपर्टी के कागजात देते हुए रोहित से बोलने लगी कि ये मैं आपके नाम कर देती हूँ। लेकिन रोहित ने साफ मना कर दिया और बोले ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुम्हारे काम आएगी। अब मुझे ये तो साफ हो चुका था कि रोहित को दौलत का कोई लालच नहीं है। अब मेरी सास का रवैया और भी कठोर होता जा रहा था। वो मुझे घर के सारे काम करवाती और यहाँ तक कि मुझे खाना भी नहीं देती। मेरे पति और देवर अपने काम पर होते, उनको पता ही नहीं होता था कि मेरे साथ घर पर क्या हो रहा है। पति का तो पता नहीं, लेकिन मेरे देवर को अगर ये सब पता चल जाता तो वो मेरी सास से मेरे लिए ज़रूर लड़ता। एक दिन मैं कुछ काम कर रही थी और सबकी छुट्टी थी। मैं किचन में चाय बना रही थी कि मैं अचानक से चक्कर खाकर गिर गई और वहीं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं
हॉस्पिटल में थी और वहाँ एक अलग ही तमाशा लगा हुआ था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात है। मेरी सास मेरी तरफ देखते हुए बोली कि हमें ये तो पता था कि तुम अपने पतियों को रास नहीं आई, लेकिन ये नहीं पता था कि तुम एक बदकिरदार लड़की भी हो। मैंने तो अपने बेटे को तुम्हारे करीब भी नहीं आने दिया, फिर तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई? ये सुनकर मैं हैरान हो गई। ऐसा लगा जैसे मेरे सर पर कमरे की छती गिर गई हो। मैंने घबरा कर कहा, आप ये क्या कह रही हैं? ये कैसे हो सकता है? मैं कोई प्रेग्नेंट नहीं हूँ। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये सुनते ही मेरी सास ने रिपोर्ट मेरी तरफ फेंका और बोला, देखो ये क्या है? ये रिपोर्ट तो गलत वही है ना, हम तुम्हें यहाँ लाए थे क्योंकि तुम बेहोश हो गई थी। डॉक्टर ने बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो। अब ये बताओ कि इस बच्चे का बाप कौन है? मैं बहुत परेशान हो रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तभी मैंने सुना कि रोहित बोल रहे थे, माँ ये रिपोर्ट गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप शांत हो जाइए। रोहित को मैंने पहली बार अपने लिए बोलते हुए सुना था। मेरा देवर भी वहीं खड़ा था, लेकिन वो आज बिल्कुल चुप खड़ा था। मेरे देवर की चुप्पी आज मुझे बहुत बुरी लग रही थी। ये वही इंसान था जो मेरे आगे पीछे घूमता रहता था। आज मेरे ऊपर इतने घटिया इल्ज़ाम लग रहे थे, फिर भी कुछ नहीं बोल रहा था। मेरी सास बोली, मुझे नहीं पता, मुझे अभी इसका DNA टेस्ट करवाना है, तुम टेस्ट करवाओ। रोहित को गुस्सा आ गया और गुस्से से चिल्लाकर बोला, माँ आज तक आपने जो कहा मैंने खामोशी से सुना है, लेकिन आज आप उसके किरदार पर उंगली उठा रही हैं और अब मैं एक लफ्ज़ नहीं सुन सकता अपनी पत्नी के खिलाफ। आप मेरी पत्नी को मनहूस कह रही थी, लेकिन सच तो ये है इसकी ज़िंदगी उजाड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि आपका छोटा बेटा है, जो कि एक दिमागी मरीज़ है। माधवी के पहले तीनों पतियों की मौत का जिम्मेदार आपका छोटा बेटा ही है। मैंने इसकी डायरी पढ़ी थी तो मुझे मालूम हुआ कि ये मेरी पत्नी को कॉलेज के समय से पसंद करता था, लेकिन वो तो इसको जानती तक नहीं थी। अपने इस पागलपन में इसने माधवी के तीनों पतियों की जान ले ली ताकि वो इसे अपना बना सके। ये सब मैंने इसकी डायरी में कुछ साल पहले पढ़ा था, लेकिन मैं यकीन नहीं कर पाया था। इतना कुछ करने के बाद भी इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये माधवी से अपने दिल की बात कह पाता, उल्टा उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैंने जब उसकी ये डायरी पढ़ी तो मैंने फैसला किया कि मैं माधवी से शादी करूंगा, क्योंकि मैं जानता था कि ये मुझे नहीं मारेगा, क्योंकि मैं इसका भाई था। मैंने माधवी से शादी कर ली। अब मैं जानता था कि ये कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा जिससे मेरा घर बर्बाद हो जाए। ये आपको सारे दिन माधवी के खिलाफ उकसाता रहता था जिससे कि आप मुझे इसके करीब ना आने दो, और खुद आपको माधवी के खिलाफ करता रहा। मुझे यकीन है ये रिपोर्ट भी इसी ने बनवाई होगी जिससे कि मैं अपनी पत्नी को तलाक दे दूं। ये तो माधवी की नज़रों में पहले ही बहुत अच्छा बना फिरता था। ये सब सुनने के बाद मैंने अपने देवर की तरफ देखा तो उसके होश उड़ चुके थे। उसने कहा कि हाँ ये सब मैंने ही किया है। रोहित से बोलने लगा कि जल्दी से माधवी को तलाक दे दो, नहीं तो अब की बार मैं आपका भी लिहाज नहीं करूँगा और आपका भी ऐसा ही मार दूंगा जैसे माधवी के बाकी पतियों को मार दिया। मेरा देवर पागल हो चुका था। मेरे पति बोले, पहले तो मैंने तुम्हें भाई समझकर छोड़ दिया, लेकिन अब तुम बिल्कुल पागल हो चुके हो, अब तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। रोहित ने पुलिस को कॉल कर दिया और पुलिस मेरे देवर को पकड़ कर ले गई। अब मेरा देवर एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया और अब उसका इलाज चल रहा है। रोहित और मेरी सास ने मुझसे माफ़ी मांगी, मैंने उन दोनों को माफ़ कर दिया। अब मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने हैं तो कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलती हूँ आपको एक नई कहानी के साथ। प्लीज़ अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ कहानी को शेयर कर दिया करें। धन्यवाद।